हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। उनके क्वेश्चंस किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था और होप कि आपने वो देख लिया होगा। तो हम नेक्स्ट टाइप पर आए तो नेक्स्ट टाइप इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और जैसा हमने पहले बोला था कि डेफिनेशन हेडिंग से ही बनता है। यदि नाम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखा है इसका मतलब आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखना है, डिफरेंट यदि फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल देंगे। अब यहाँ का मेन डाउट आता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, वो हम पहचानेंगे कैसे। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले हमने आईयूपीएसी वाला टॉपिक पढ़ा और आईयूपीएसी में फंक्शनल ग्रुप केवल उन ग्रुप को बोलते थे जो आईयूपीएसी की लिस्ट में होते थे, लेकिन ये आईयूपीएसी नहीं है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन है एनी ग्रुप विच डिसाइड्स और कंट्रोल्स द फंक्शंस रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब केमिकल रिएक्शन तो हम बार बार किसी भी कंपाउंड का नहीं बोल पाएंगे, तो फिर फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कैसे। फंक्शनल ग्रुप का नाम यदि पहचानना है तो तुम्हें पहचानना चाहिए क्या, डिफरेंट टॉपिक। यदि टॉपिक डिफरेंट रहेगा तो समझ जाना कि फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। कहने का मतलब, क्योंकि देखो 11th-12th में हमने देखा था कि हर टॉपिक का केमिकल रिएक्शंस अलग होता है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी अलग होता है। इसका मतलब उनको कंट्रोल करने वाला भी अलग हुआ, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी हुआ। फिर हो सकता है यहाँ पर जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोले उसको हमने आईयूपीएसी में फंक्शनल ग्रुप ना बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्लियर है? तो फिर इसके एग्जाम्पल्स पे यदि बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल आसान पड़ेंगे। लाइक यदि हमने लिखा C2H5OH एंड ये एल्कोहल हो गया, और यदि मैंने लिखा CH3OCH3, ये क्या हो गया, ईथर। टॉपिक्स आर डिफरेंट। अब जरा एक बार रिकॉल करो, क्या हमने ईथर को आईयूपीएसी में फंक्शनल ग्रुप बोला था? नहीं, ऑलवेज कंसीडर्ड ए साइड चेन। लेकिन आईयूपीएसी नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। टॉपिक डिफरेंट मतलब फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? और यदि एग्जाम्पल में यदि बात करें तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, CH3COCH3। हाँ, मॉलिकुलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। यदि मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया ना तो फिर आइसोमेरिज्म या उससे रिलेटेड टर्म हम बोल ही नहीं सकते। जैसे मान लो मैं लिखूं साइनाइड्स और मैंने यहाँ पे लिखा आइसोसाइनाइड, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और एग्जांपल लिखूं तो नाइट्रोनाइट्राइट, लाइक मैं लिखूं CH3NO2 और मैं इसका आइसोमर यदि लिखूं तो CH3ONO। ये नाइट्राइट हो गया, ये जो लिखा हुआ है ये नाइट्रो कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक लिख सकते हैं। उन टॉपिक से अलग चलते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में यदि मैं बात करूं तो सपोज मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इस बात का मैंने ध्यान रखा है एग्जाम्पल्स में। अब मैंने लिखी ये दोनों कंपाउंड। मेन डाउट, क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं? अब यदि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट, क्यों, मल्टीपल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग क्या है, टॉपिक। तो यहाँ का टॉपिक क्या है, एल्काइन, और यहाँ का टॉपिक क्या है, एल्का डाइईन। भाई दो डबल बॉन्ड है तो डाइईन बोलना पड़ेगा। और देखो साउंड्स आर डिफरेंट, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, टॉपिक्स आर डिफरेंट, इसलिए दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? और यदि एग्जाम्पल्स में बात करें तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैंने एक कंपाउंड ये लिखा और एक कंपाउंड मैंने लिखा ये। अब देखो इन सारे केसेस में फंक्शनल ग्रुप में दिखेगा ही नहीं, तो फिर मुझे कैसे पहचानना पड़ेगा, मुझे टॉपिक लिखना पड़ेगा। और इसका टॉपिक है एल्कीन और इसका टॉपिक क्या हो जाएगा, साइक्लो अल्केन। तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? इस कैटेगरी में बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है ये जो हमने नेक्स्ट लिखा। एग्जाम्पल नंबर 7 में यदि लिखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए है इस एग्जाम्पल का क्योंकि तुम्हें देखने में दोनों में OH लगेगा, इसमें भी OH इसमें भी OH। लेकिन यदि मैं कैटेगरी डिफाइन करूं तो ये फर्स्ट वाला जो है ये एल्कोहल्स कैटेगरी का है और ये वाला जो सेकंड कंपाउंड है ये फिनॉल्स कैटेगरी का है। अब कैसे पहचानते हैं एल्कोहल एंड फिनॉल्स? तो फिनॉल्स पहचानने के लिए हमें क्या देखना होता है, इफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग कंपाउंड कम्स अंडर फिनॉल्स कैटेगरी। ये फिनॉल्स कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि OH डायरेक्टली अटैच है और यहाँ पर OH डायरेक्टली अटैच नहीं है। हाँ, रही बात नाम की तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। और ये वाला कंपाउंड है ये कहलाता है क्रिसॉल, और चूंकि ऑर्थो पे है CH3 इसलिए दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल। एंड यस दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये याद रखना पड़ेगा कि एल्कोहल्स एंड
फिनॉल्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है? इस कैटेगरी में और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर यदि लेकर आए तो और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर आते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है। यदि मैं एमीन्स कैटेगरी लिखता हूँ, मैंने ये कैटेगरी लिखा ये, और ये है प्राइमरी एमीन बिकॉज नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब यदि मैं लिखता हूँ ये, मैंने यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप को मूव किया और मैंने लिखा ये, और देखो जरा ध्यान से, ये सेकेंडरी एमीन लिखा। और यदि मैं कुछ और चेंजेस करूं और मैंने थर्ड कंपाउंड लिख दिया यहाँ पर ये, अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर 0 हाइड्रोजन प्रेजेंट, इसका मतलब ये टर्शरी एमीन। ये बड़े कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यदि 11-12 के टॉपिक यदि हम रिकॉल करें, या 12th के टॉपिक में आ जाएगा, अभी तो केमिकल रिएक्शन सारे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन्स के केमिकल रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, इसलिए दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि यदि नाइट्रोजन पे, इफ नाइट्रोजन कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, देन दे आर कॉल्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि अलग अलग रहेगा ना, तो उनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल में बात करें तो और इजी एग्जाम्पल्स में देखते हैं। सपोज मैंने लिखा ये वाला कंपाउंड, अब ये वाला कंपाउंड क्या है? दिस कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। और यदि मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखने में आएगा? कीटोन। और यस, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये तो IUPAC में भी डिफरेंट था। अब जरा एक डाउट पूछता हूँ, जरा रुको। सपोज मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा होता ये, और देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या ये भी इनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? यस। अच्छा, इसका कैटेगरी क्या है? यदि तुम इसका कैटेगरी अल्कोहल बोलते हो तो रॉन्ग, दिस इज एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल। देखो अल्कोहल बोलना है इसलिए गलत क्योंकि अल्कोहल का मीनिंग होता है CnH2n+2O, जबकि ये इसमें डबल बॉन्ड है, तो मुझे हर बार बताना पड़ेगा कि अल्कोहल कंटेनिंग डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बताना पड़ेगा। और यदि इस कैटेगरी में और आगे लिखूं तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पर CH2 और मैंने लिखा ये, क्या ये इनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? यस, दिस इज एन इपॉक्सी कंपाउंड। और यदि अलग अलग लिखेंगे तो ये वाला कंपाउंड देखो, ये क्या है? ईथर नहीं है, ध्यान से अनसैचुरेटेड ईथर बोलना पड़ेगा, अभी तो बताया। ईथर का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड वाला। इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पहचानते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डिफिकल्ट नहीं है, केवल एक बात ये याद रखना है कि हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पहचानना कैसे है, हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट टॉपिक से पहचानना है। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, और नेक्स्ट टाइप इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पहली इंपॉर्टेंट बात, ऑल्सो ए टाइप ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा तो समझ जाना, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखता हूं मैं ऐसे। अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब इसके एग्जाम्पल हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी देख रखे हैं। जैसे सपोज मैंने एक कंपाउंड लिखा ये, और यदि मैं इसका एक आइसोमर इस तरीके से लिख देता हूं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, चाहो तो तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से चेक भी कर सकते हो। अब जरा ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अब लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बड़ा है, कैटेगरी है, तो ध्यान से देखो, एक ओपन चेन कंपाउंड है, एक रिंग है, इसलिए क्या कहलाता है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसलिए इसका कौन सा टाइप हो जाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप की रिंग चेन। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो क्या रहेगा? एक ओपन चेन रहेगा और एक रहेगा रिंग क्लोज्ड चेन। तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। एग्जाम्पल में और ट्राई कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखो हमने 3 कंपाउंड लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया ये। और यदि मैं रिलेट करता हूँ तो यहाँ पर इनमें स्टार्टिंग से बात करना पड़ेगी, तो ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। जरा रुको 1 मिनट। तो सपोज मैंने A एंड B को रिलेट किया। A एंड B को रिलेट करने का मतलब कहाँ से स्टार्ट करो? फर्स्ट से। क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि
साइड चेन का नंबर वेरी नहीं किया। सेकंड, क्या ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? नहीं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में नाम ऑलवेज रिमेन सेम। क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है? यस, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इनके टॉपिक्स आर डिफरेंट। और इस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी देखो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ए एंड सी को रिलेट करते हैं, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है? क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है? नहीं। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म में देखो, चेन आइसोमर बनाने का तरीका क्या था? एक कार्बन चेन होता है, कार्बन चेन में से एक कार्बन अलग किया, रिमेनिंग कार्बन चेन में यदि लगाते हैं तो कहलाता है क्या? चेन आइसोमेरिज्म। और सी इस तरीके से नहीं बना। तो यहाँ पर भी देखो ये एल्कीन है, वो साइक्लो एल्कीन है, मतलब ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और ये भी क्या कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बी एंड सी को रिलेट करते हैं, और याद हो तो इसको हमने क्या बोला था? चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज्ड चेन का लेंथ है वो चेंज हो रहा है। तो क्लोज्ड चेन का लेंथ है, तो फर्स्ट बी में कितना है? क्लोज चेन हैविंग 4 कार्बन एटम्स, और सी में कितना है? 3 कार्बन एटम है क्लोज चेन में, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर? क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन यदि मैं फ्रेम करूं तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हमें रिंग आइसोमर लिखना है ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक, अब देखो ऐसा नहीं कि हम बिना दिमाग लगाए बस लिखना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल होने का रीज़न ये है बिकॉज कंपाउंड इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है du इज इक्वल टू 0। और यदि मैं रिंग बनाऊंगा तो रिंग के कारण du तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए किसी भी कंपाउंड का रिंग आइसोमर नहीं बन सकता है। उसके लिए du 0 नहीं होना चाहिए, कंपाउंड सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन में यदि बात करें कि इसका रिंग आइसोमर लिखना है, तो हो सकता है कई लोग 2 कार्बन देख के मना कर देते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि रिंग हमेशा कार्बन एटम का ही रहेगा, मतलब कार्बोसाइक्लिक रहे, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका रिंग हम कैसे बना सकते हैं? देखो ये भी तो क्या है? साइक्लिक ईथर। ये भी तो क्या हुआ? ये भी तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुआ, तो इसका रिंग आइसोमर हुआ ना ये। ठीक है, और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो लिख रहे हैं इस बार हमने लिखा है, 1 मिनट रुको, इसको अपन थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। हाँ, अब आओ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टोटल आइसोमर्स बताने विथ C5H12O। ठीक, ये क्वेश्चंस बढ़िया होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस बढ़िया क्यों होते हैं कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें डिस्कशन करना पड़ता है। तो यदि सबसे पहले हम बात करें तो C5H12O, देखो 1 ऑक्सीजन, यदि मैं बात करूं 1 ऑक्सीजन वाला पॉसिबल। देखो आइसोमर लिखने के जब हमने क्वेश्चन चेन और पोजीशन में किए थे, हमने तब भी बोला था कि फर्स्ट स्टेप होता है ऑलवेज राइट कैटेगरी फर्स्ट। तो 1 ऑक्सीजन के साथ ये एल्कोहल हो सकता है, 1 ऑक्सीजन के साथ ये क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है। 1 ऑक्सीजन के साथ ये एल्डिहाइड हो सकता है। 1 ऑक्सीजन के साथ ये कीटोन हो सकता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये फिनॉल हो सकता है, और भी कैटेगरीज हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमें कैटेगरी का पता करना है। अब कौन सा कैटेगरी पॉसिबल है, कौन सा नहीं है? तो यदि मैंने C5H12O लिखा है तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? du निकालना पड़ेगा। और यहाँ का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। और du हमने फर्स्ट वीडियो में निकालना सिखा दिया। इसका मतलब यदि du 0 है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये कीटोन नहीं हो सकता, ये फिनॉल नहीं हो सकता, ये क्या क्या है? ये एल्कोहल है, या तो फिर ये ईथर है। तो हमें कैटेगरी मालूम चल गया क्वेश्चन में कि या तो ये क्या है? एल्कोहल, या तो ये ईथर है। तब फिर हम क्या करते हैं? तब हम एक एक कैटेगरी में आइसोमर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखना, आइसोमर पता करने का पहला स्टेप होता है सबसे पहले कैटेगरी का टाइप लिखो। यदि मैं एल्कोहल लिख रहा हूं तो मैं एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या लिखूंगा? ROH। मैंने ऐसा लिखा, हर एल्कोहल इस फॉर्मेट में होगा ना। अब यदि मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर हर एल्कोहल में ये जो OH है ना, ये होता है कैसा? फिक्स। ये तो बदलने से रहा, मतलब किसका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है? अरेंजमेंट इस R का चेंज होगा। और इस R के लिए यदि मैं फॉर्मूला बनाऊं, जनरल फॉर्मूला बनाऊं, तो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C5H12O। उसमें से OH माइनस करो तो कितना बनेगा? C5H11 बनेगा।
क्लियर है। अब ज़रा यदि तुम्हें एल्काइल ग्रुप कॉमन नेमिंग का याद हो तो हमने वहाँ पर एक बात डिसाइड की थी, हमने कुछ नंबर्स याद करने के लिए तुम्हें बोले थे और हमने बोला था कि ये नंबर्स याद रखना, और सारे आइसोमर्स के क्वेश्चन इसी से होते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, C3H7 प्रोपाइल 2 टाइप्स का होता है, ब्यूटाइल 4 टाइप्स का होता है, पेंटाइल 8 टाइप्स का होता है। कौन से 8 टाइप, एक बार तुम एल्काइल ग्रुप वाला वीडियो देख सकते हो। तो यदि C5H11 है ये, जिसको चेंज करना है, तो मुझे पहले से मालूम है कि ये टोटल कितना रहेगा, टोटल हो जाएगा 8, हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है। फिर सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, ईथर्स की बात कर लेते हैं। ईथर्स में यदि बात करूं तो पहला स्टेप क्या है, हमें कैटेगरी का टाइप लिखना पड़ेगा कि हमें किस टाइप के कंपाउंड लिखने। तो ईथर में हमें लिखना होता है ROR- इस टाइप का कंपाउंड। अब ईथर में क्या फिक्स है, ईथर में ये वाला जो ऑक्सीजन लिखा है ना, ये फिक्स होता है, ये फिक्स है। और यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप चेंज होगा, ये R और ये R' ये चेंज करना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन को 2 पार्ट में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो कॉमन सेंस बोलता है एक तरीका है कि C4H9 इस साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन, और इस साइड क्या लिखूँ मैं, एक कार्बन यहाँ पे CH3, एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं 3 और उस साइड कितना कार्बन, 2 कार्बन लेकर लिखूँ ये। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इस साइड 2 इस साइड 3, वो तो सिमिलर चॉइस हो गया ना, लेफ्ट राइट से फ़र्क नहीं पड़ता। अब अभी हमने बोला कि जो ब्यूटाइल लिखा है ना, ये मुझे डायरेक्ट यूज़ करना है कि ब्यूटाइल कितने टाइप का होता है, 4, और ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल कितने टाइप का होता है, 2। तो फिर टोटल ईथर कितने हो गए, टोटल ईथर्स हो जाएंगे कितने, टोटल ईथर्स हो जाएंगे 4 + 2 = 6। तो यदि टोटल आइसोमर्स पूछा है तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 6 कितना हो गया, 14 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, रुको जरा, हम जरा एल्कोहल्स वाली कैटेगरी में फिर से आते हैं। एल्कोहल्स, हमें ये मालूम है कि टोटल एल्कोहल कितने आए थे, टोटल एल्कोहल्स आते हैं 8। अब यदि क्वेश्चन में मैं एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन, और सपोज मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल्स पता करने कितने आएंगे, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल का मीनिंग समझो, पहले कैटेगरी लिखो। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब है एल्कोहल इन विच OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन। कहने का मतलब ये वाला कार्बन प्राइमरी है, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल में ये वाला पोर्शन तो फिक्स हो गया ना, हर प्राइमरी एल्कोहल में ये रहेगा, तो ये फिक्स हो गया। अब चेंज करने के लिए मेरे पास क्या है, चेंज करने के लिए मेरे पास ही ये R। अब टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, उसमें से CH2OH माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, C4H9 बचेगा। और इसका आंसर मुझे मालूम है कि टोटल कितना होता है, टोटल होता है 4, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल कितने हो जाएंगे, टोटल 4। इस तरीके से हमें उन नंबर्स को याद करना है। क्लियर है, कौन से नंबर्स को याद करना है, याद है ना, अभी मैंने ऊपर लिखा था, फिर से लिख देता हूँ, ये वाले नंबर मुझे याद रखना है। और एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में सेकेंडरी एल्कोहल्स पूछे गए होते, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स, तो सेकेंडरी एल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, एनी एल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये होना चाहिए सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एल्कोहल में कितना पोर्शन फिक्स हो गया, ये वाला पोर्शन जो है ये फिक्स हो गया। अब चेंज क्या होगा, चेंज होने के लिए केवल ये R है और ये R' है ये। अब वापस से कितने कार्बन बचे, एक कार्बन एक OH माइनस करो, तो 4 कार्बन 2 ग्रुप में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो करने के तरीके कितने हैं, या तो मैं इस साइड 3 कार्बन वाला ग्रुप लिखूंगा और इस साइड 1 कार्बन लिखूंगा, और या तो मैं इस साइड 2 कार्बन ग्रुप लिखूंगा और इस साइड भी 2 कार्बन ग्रुप लिखूंगा। ऐसे बीच में क्या रहेगा, बीच में ये वाला ग्रुप रहेगा ना इधर पे। अब मुझे ये पहले से मालूम है कि मुझे डायरेक्ट यूज़ करना है। C3H7 टोटल कितना होता है 2, और C2H5 कितना होता है, ये तो 1 ही टाइप का होता है। टोटल टाइप कितना हो गया 3, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से क्वेश्चन ट्राई करने। और एक टाइप और होता है एल्कोहल का, वो भी ट्राई कर लेते हैं। सपोज टोटल टर्शरी एल्कोहल्स पूछे गए होते तब। टर्शरी एल्कोहल का मतलब इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ टर्शरी कार्बन, मतलब ये वाला पोर्शन फिक्स रहेगा कि ये वाला कार्बन कैसा रहे, टर्शरी। तो ये वाला पोर्शन इस बार क्या है, फिक्स है। तो चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा, ये होगा और ये होगा। अब मुझे 4 कार्बन को
तीन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 4 कार्बन को तीन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका है कि एक C2H5 बनाऊंगा, एक CH3, एक CH3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल कितना हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा 1। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आसानी से ट्राई किए जा सकते हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन यदि ट्राई करें तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सपोज मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ये, ठीक, एक मिनट रुको ना, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, एक मिनट रुकना, क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब यदि इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूँ, टोटल आइसोमर्स विथ C4H11N लिखना है मुझे। तो C4H11N यदि मुझे लिखना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या बोला था मैंने, कैटेगरी सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अब कैटेगरी 1 नाइट्रोजन वाला, सबसे पहले तो DU निकाल लेते हैं। DU से क्या, मल्टीपल बॉन्ड वाली कैटेगरी अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। तो DU कितना आ रहा है, DU आ रहा है C4H10। अब ये जीरो कैसे निकाल रहा हूँ, इसके लिए DU वाला तुम्हें एक बार वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन वाले में एक NH माइनस करते थे और रिमेनिंग स्ट्रक्चर का जो DU आता था वो सेम होता था। और इसका मतलब ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एमीन्स। अब एमीन्स में 3 टाइप के एमीन डिफाइन होते हैं, एक एक करके फिर से उन्हीं क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं। सपोज मैंने लिखा प्राइमरी एमीन, मुझे पता करने प्राइमरी एमीन्स कितने रहेंगे। तो पहले प्राइमरी एमीन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। प्राइमरी एमीन लिखा जाता है ऐसे, इन विच 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या फिक्स है, यहाँ पर NH2 फिक्स है, ये फिक्स है। तो फिर R के लिए कितना बचा, R के लिए कार्बन बचा कितना, C4H9, और ये टोटल कितना होता है, ये मुझे पहले से मालूम है, ये टोटल होता है 4। इसका मतलब प्राइमरी एमीन कितना हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा 4। क्लियर है? फिर यदि और क्वेश्चन में ट्राई करें, इसी में सेकेंडरी एमीन्स पे आते हैं। सेकेंडरी एमीन्स पता करना है तो सबसे पहले सेकेंडरी एमीन का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा जाए, और सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर होता है ये। कैसे पहचानते हैं, सेकेंडरी एमीन कंपाउंड इन विच 1 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज यहाँ पे R होगा और R डैश होगा। टोटल कार्बन कितने अपने पास, 4 कार्बन को 2 ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो एक तरीका तो है कि C3H7 इस साइड लिखूं और इस साइड CH3 लिखूं, और एक तरीका ये कि इस साइड C2H5 लिखूं और इस साइड C2H5 लिखूं, और कोई मेथड इस साइड CH3 इस साइड C3H7, वो तो आइडेंटिकल चॉइस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पहले से मालूम है कि प्रोपाइल कितने टाइप का होता है 2, और इथाइल कितने टाइप का होता है 1। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3। ठीक, इस तरीके से हमने सेकेंड एमीन पता कर लिया। अब यदि तुम्हें टर्शियरी एमीन पता करना है, टर्शियरी एमीन में आ जाते हैं। टर्शियरी एमीन्स में नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब 4 कार्बन को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका अभी अभी हमने सीखा था। 2 1 1 ऐसे डिवाइड कर पाएंगे, मतलब ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, टर्शियरी एमीन 1, सेकेंड एमीन 3, 4, 4 + 4 8। इसका मतलब इसका टोटल आंसर कितना आ गया, इसका टोटल आंसर आ जाएगा 8। इस तरीके से क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक, तो हमें क्वेश्चन ट्राई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी, क्वेश्चन ट्राई करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी कि हमें क्या याद रखना चाहिए, वो 3 नंबर, कि प्रोपाइल कितने टाइप का होता है, प्रोपाइल होता है 2 टाइप का, ब्यूटाइल कितने टाइप का होता है, ब्यूटाइल होता है 4 टाइप का, और पेंटाइल होता है टोटल 8 टाइप्स का। क्लियर है? तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है ये 1 मिनट रुको, ये बोल्ड नहीं आ रहा, बोल्ड कर देते हैं इसको। अब ठीक, तो यहाँ पर टोटल आइसोमर बताने हैं विथ C7H8O। ठीक, लेकिन हैविंग बेंजीन रिंग, ये एक रिस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन का कि बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है। अब यदि इसका DU निकालेंगे तो एक बार DU निकालना सीखो, DU इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हम कैटेगरीज लिख नहीं पाएंगे। तो यदि मैं इसका DU निकालूंगा ना, तो इसका DU आना चाहिए 4। कैसे, तो एक बार तुम फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, DU कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। अब उसमें तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना क्वेश्चन के टाइम। अब यदि DU 4 आ रहा है तो बेंजीन रिंग का ही DU कितना होता है, 4। भाई बेंजीन में एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड आएगा, इसका DU भी 4 है। इसका मतलब अब बेंजीन के अलावा कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब या तो ये एक ऑक्सीजन वाला एल्कोहल है,
या तो ये ईथर है एक ऑक्सीजन वाला, या तो एक ऑक्सीजन वाला क्या है, फिनॉल, क्योंकि बेंजीन रिंग वाला फिनॉल भी होता है। तो एक एक करके हमें कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी पता कर लिया, अब हम भूलेंगे नहीं, एल्कोहल्स लिखें। अब एल्कोहल का मतलब, एल्कोहल का मतलब ऐसा, यदि मैंने बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कर दिया ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो एल्कोहल एक ही बनेगा। फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में OH डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से OH डायरेक्ट अटैच करना पड़ेगा। एक कार्बन का क्या, एक कार्बन लगाना पड़ेगा मुझे या तो ऑर्थो पे, या तो मेटा पे, या तो पैरा पे। तो टोटल फिनॉल कितना बन गया, टोटल फिनॉल बन गया 3। एल्कोहल कितना बना, 1। देखो यदि हम कैटेगरी नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे, हम ईथर्स हमेशा भूल जाते हैं। और ईथर में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स के बीच में ऑक्सीजन रहेगा, तो ईथर बनेगा ये। तो टोटल आइसोमर कितना हो गया, टोटल आइसोमर्स हो गया 3 + 2 कितना हुआ, 5। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 5। इस तरीके से क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बात करें तो सिमिलर क्वेश्चन टाइप लिखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार बोल्ड नहीं हो रहा ना, चलो ठीक है, काम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल आइसोमर्स विथ C7H9N हैविंग बेंजीन रिंग। इसमें भी मुझे क्या करना है, बेंजीन रिंग ही लिखना है। और यदि इसका DU निकालेंगे तो इसका DU भी आएगा 4, और 4 का मतलब बेंजीन रिंग से सेटिस्फाई कंप्लीट हो जाएगा DU, तो है ना। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन में कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर पहली ज़रूरी बात एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिखा एलिफेटिक अमीन ऐसा, ये प्राइमरी अमीन। लेकिन प्राइमरी अमीन NH2 ग्रुप होने का एक तरीका ये भी तो है कि यहाँ पर NH2 लगा रहे और CH3 लगा रहे यहाँ पर, जैसे फिनॉल लिखा था हमने, और ये कितना रहेगा 3, और तो मेटा पैरा पे आएगा, ठीक है ना। इसको टॉलिविडीन बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फेमस कंपाउंड है। ये प्राइमरी अमीन हो गया। फिर किस पे आएंगे हम, फिर आएंगे सेकेंडरी अमीन पे। और सेकेंडरी अमीन का मतलब, सेकेंडरी अमीन का मतलब है कि नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन रहेगा, 2 एल्काइल ग्रुप ऐसा। और कोई तरीका हो सकता है, तो टोटल कितना आइसोमर बना, टोटल आइसोमर बना 5। भाई फंक्शनल ग्रुप ही तो बदला है, क्वेश्चन तो सेम ही है, इसलिए आंसर भी तो सेम आ रहा है। इसलिए तो इधर का आंसर क्या है, इधर का आंसर भी क्या है, 5। क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन में यदि बात करें, सिमिलर क्वेश्चन और लिखते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन में आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बोल्ड नहीं आया है, हाँ ठीक है। अब यदि मुझे टोटल आइसोमर बताना है विद C7H7Cl हैविंग बेंजीन रिंग, तो यहाँ का DU वापस से कितना आ रहा है, 4, जो बेंजीन से सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। अब यदि इसके आइसोमर देखूंगा ना, इसके आइसोमर आएंगे 4। जानते हो क्यों, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अमीन टाइप स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसमें ईथर टाइप स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। मतलब ये कि Cl, भाई ये तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया ना। टॉल्यूइन में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 4 ही तो आते हैं। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो फिर मैं क्या करूंगा, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट लगाऊंगा। भाई या तो एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा या एरल हैलाइड बनाऊंगा, और एरल हैलाइड कितने बनेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा 3, तो टोटल कितना हुआ 4। भाई इसमें ईथर जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता ना मैं। ईथर जैसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनेगा, ईथर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा तो हेलोजन 2 बॉन्ड नहीं बनाता ना, इसलिए नहीं बना सकते। क्लियर है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टोटल ईस्टर्स बताने हैं विद C3H6O2। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे। जब हम ईस्टर लिखते हैं तब, अब ये तो कंफर्म है कि ईस्टर का मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप रहेगा, राइट। और इस वाले फंक्शनल ग्रुप में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप का होना ज़रूरी है ना। और एल्काइल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें लगता है एक तरीका तो है C2H5 और इस साइड CH3 है। एक पॉसिबिलिटी हमें लगती है CH3 इस साइड और C2H5 इस साइड, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना, एक और पॉसिबिलिटी है ईस्टर में, ये अक्सर भूल जाते हैं, बस ये बताने के लिए एग्जाम्पल लिखा था। ईस्टर फॉर्मिक एसिड का भी तो हो सकता है, और ये इस तरीके से बनेगा ऐसे, C3H7। ठीक, 1 मिनट रुको, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बढ़ा दिया ना, इसके लिए अभी ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया C4H8O2 के लिए हो गया है ना, इसको अभी काट देते हैं, इसको दोबारा ट्राई कर लेंगे। अब ये कितने टाइप का होता है, ये टोटल कितने टाइप का होता है, ये टोटल 2 टाइप्स का होता है। इसका मतलब ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हो गया 4। चलो एक क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया वो एक बार लिख के बताता हूँ। C3
S6O2 से मुझे ईस्टर बताने थे। अब टोटल 3 ही कार्बन है, 3 ही कार्बन है, तो हम जो मिस कर जाते हैं ना वो बताना था मुझे, तो वो ये एक कार्बन इसमें आ गया, रिमेनिंग 2। अब रिमेनिंग 2 का मतलब एक कार्बन यहाँ लगाओ और एक कार्बन यहाँ लगाओ, ये तो याद आ जाएगा, लेकिन ये याद नहीं आता, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें टोटल ईस्टर कितना बनेगा, टोटल ईस्टर बनेंगे 2। इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म पर यदि आए तो देखो लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द एल्काइल ग्रुप, एक ग्रुप या एक से ज़्यादा ग्रुप्स अराउंड एनी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जरा सबसे पहले यही समझते हैं कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो यदि मैं लिखूं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो। यदि अपन लिखें तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में लाइक ईथर देखो 2 एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे सेकेंडरी अमीन वाला ग्रुप लिखा जा सकता है, थायो ईथर वाला लिखा जा सकता है, ईस्टर वाला ग्रुप होता है जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, कीटोन वाला ग्रुप लिखा जा सकता है, ठीक ऐसे एन एल्काइल एमाइड वाला ग्रुप लिखा जा सकता है। टर्शरी अमीन में तो 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, जिसमें भी एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, दे आर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म होता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो मेटामेरिज्म, नो मेटामेरिज्म इन, ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप के नाम बताओ जिनमें मेटामेरिज्म नहीं हो सकता। जो पॉलीवेलेंट नहीं वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, लाइक OH मेटामेरिज्म शो नहीं करता, लाइक COH मेटामेरिज्म शो नहीं करता। जो भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है लिख देते हैं, लाइक CN फंक्शनल ग्रुप नहीं करेगा, CHO नहीं करेगा शो, COCl नहीं करेगा, CONH2 नहीं करेगा, ठीक, प्राइमरी अमीन वाला ग्रुप नहीं करता, सेकेंडरी टर्शियरी अमीन करते हैं। और यही सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो और कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। तो हमें किस तरीके से देखना होता है, हमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप यदि है तो मेटामेरिज्म हो सकता है, नहीं तो मेटामेरिज्म नहीं होता। अब देखो मेटामेरिज्म में एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी लाइन और भी लिखा हुआ है कि इन मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज रिमेन सेम। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं बदलता। कहने का मतलब मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। या तो मेटामेरिज्म रहेगा या तो फिर क्या रहेगा, या तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रहेगा, ठीक है ना, एक साथ नहीं हो सकता। क्यों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म, भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेंज होता है, जबकि मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप कभी चेंज नहीं होगा, राइट। और एग्जाम्पल्स में बात कर लेते हैं आज। एग्जाम्पल्स में यदि बात करें तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप, ये वाला ईथर है और ये वाला भी ईथर है। कैटेगरी टॉपिक के नाम से ही तो फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, ईथर ईथर है। अब जरा एल्काइल ग्रुप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इथाइल एंड इथाइल, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल एंड प्रोपाइल, चेंज हुआ ना, इसलिए मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पर देखना, ये अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ नया ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, राइट, ईस्टर वाला पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यदि मैं इसके अराउंड एल्काइल ग्रुप देखता हूँ, तब एल्काइल ग्रुप देखूंगा तो तुम्हें लगेगा यहाँ पर इथाइल है और एक मिथाइल है, ऐसा लगेगा ना, इथाइल और मिथाइल है। और इसमें देखोगे तुम्हें लगेगा इसमें भी तो इथाइल और मिथाइल है, तुम्हें लगेगा ये मेटामेरिज्म नहीं है, लेकिन गलत, ये मेटामेरिज्म है। तो हम एल्काइल ग्रुप कभी भी काउंट नहीं करते, ये ध्यान रखना। हमें कैसे कंपेयर करना होता है, हमें कंपेयर करना होता है कि भाई यदि तुम्हें डिफरेंस देखना है तो पहले जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो बाद में भी तो उसी को ऑब्जर्व करोगे ना। तो कार्बन से अटैच्ड पहले कौन था, C2H5, कार्बन से अटैच्ड अभी कौन है, CH3, हुआ ना चेंज, इसलिए दिस इज मेटामेरिज्म। ऑक्सीजन से अटैच्ड कौन है, CH3, ऑक्सीजन से अटैच्ड यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है C2H5, इसलिए ये मेटामेरिज्म है। क्लियर है बात। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में यदि क्वेश्चंस अलग अलग ट्राई बना के करते हैं, तो जैसे मैंने A एंड B को रिलेट किया। अब A एंड B देखो, ये भी सेकेंडरी अमीन है और ये भी सेकेंडरी अमीन है। यहाँ पर इथाइल इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल और एन प्रोपाइल है। एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बोथ आर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मेटामेरिज्म हुआ। लेकिन पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप चेक कर लिया, उसके बाद देखा मैंने, जैसे मैंने A एंड C देखा। A एंड C देखूंगा तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये सेकेंडरी अमीन, यहाँ पर भी ये सेकेंडरी अमीन।
फंक्शनल ग्रुप चेक कर लिया, उसके बाद मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या इथाइल एंड इथाइल, यहाँ पे क्या मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल हुआ। अब यदि मैं बी एंड सी को ट्राई करता हूं, अब जरा बी एंड सी देखना। बी एंड सी में ये मेटामेरिज्म है, नो डाउट ये मेटामेरिज्म है। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म भी है? कार्बन चेन का लेंथ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन, और यहाँ पे भी पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3। चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, पोजीशन चेंज हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, इसका मतलब यहाँ पर मेटामेरिज्म के साथ में और क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी है। तो एक से ज़्यादा टाइप का आइसोमेरिज्म साथ में हो सकता है। अब धीरे धीरे एग्जाम्पल में आने लगे। चेन आइसोमेरिज्म कैसा होता है? चेन आइसोमेरिज्म ये होता है, देखो यहाँ पर सेकेंड एमीन है, एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है, यस ये मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है, और ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 4। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन आएगा, 3। पेरेंट चेन में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अलग है, मतलब चेन आइसोमर हुआ ना। अच्छा, चेन आइसोमर बनाने का मेथड एक बार रिकॉल करो तो हमने बोला था ये कि कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में से एक कार्बन कम किया, रिमेनिंग कार्बन में लगाने पे जो बनता है ना, वो चेन आइसोमर होता है, ठीक है ना। नहीं तो जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखना, मान लो सपोज मैंने ए एंड बी ट्राई किया, क्या ए एंड बी चेन आइसोमेरिज्म है क्या? सोचकर देखो भाई, यहाँ पर पेरेंट चेन में 3 कार्बन, यहाँ पे 2, तो लग सकता है चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन नहीं, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। चेन आइसोमर कब होता? जब यहाँ का कार्बन निकालता और रिमेनिंग इसी चेन में लगाता, तब चेन आइसोमर बनता, ठीक है ना। तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। और ध्यान से देखो, ये क्या है, ये मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि दोनों एल्काइल एमाइड है। क्लियर है? फिर यदि मैं ए एंड सी को ट्राई करता हूं, तब देखना डिफरेंस, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। क्योंकि याद है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन पे यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग रहेगा तो हमें क्या बोलना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब यदि बी एंड सी बोलूंगा तो इसमें मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अलग अलग हैं। अब यदि जैसे एग्जांपल्स हम कर रहे हैं कि सपोज ऑब्जेक्टिव आया और मेटामेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म में से या पोजिशनल आइसोमेरिज्म में से हमें कोई एक सेलेक्ट करना पड़ा, तब क्या करें? तब फिर हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना पड़ता है। वो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये RTF MCP, और ये शॉर्ट नेम फॉर्म लिखे हुए हैं। आर का मतलब है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये टी अभी नेक्स्ट आने वाला है, और टी का मतलब क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, ये नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है। ये एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एम का मतलब क्या है, मेटामेरिज्म, और सी का मतलब क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, और पी का मतलब हो गया, समझ में आ गया होगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इन केस अभी दो में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़े, जैसे अभी जो हमने लिखा था कि यहाँ पर मेटामेरिज्म और चेन में से कोई एक आंसर सेलेक्ट हमें करना पड़ा, तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो मेटामेरिज्म और चेन में से हम सेलेक्ट करेंगे MCP, मतलब मेटामेरिज्म सेलेक्ट करेंगे। जैसे जब हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो हमने फंक्शनल भी लिखा था, रिंग चेन भी लिखा था। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमने क्या बोला था, रिंग चेन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल मिलता है ये, ठीक। यदि मैं कीटोन का एग्जाम्पल लिखूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा ये और एक एग्जाम्पल लिखा ये, ठीक। अब ये मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म कैसे हो गया ये? तो देखो, इसका नाम डाइथाइल कीटोन, इसका नाम है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। जबकि यदि मैं IUPAC में नहीं बोलूंगा दिस इज 3 ओन, दिस इज 2 ओन, इसका मतलब ये क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी है ये। अब इनमें से यदि मुझे एक सेलेक्ट करना पड़े तो मैं MCP लगाऊंगा और क्या टिक करूंगा, मैं मेटामेरिज्म सेलेक्ट करूंगा। वैसे वो था करेक्ट, लेकिन इन केस बाई चांस कोई एक सेलेक्ट करना पड़ा ना, तो हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को सेलेक्ट करके डिसाइड करते हैं। वैसे मेटामेरिज्म थोड़ा डिस्प्यूटेड केस है, हर जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी जो है वो हमने आपको यहाँ पे बता दी। थैंक यू।